जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है मंगलवार। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़ एनालिसिस से। उससे पहले देख लेते हैं एक बार ओवरव्यू कि आज हम क्या देखने वाले हैं। तो हमारी सबसे पहली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, कौन जारी करता है। यहाँ पर हम गरीबी रेखा को देखने का प्रयास करेंगे, सतत विकास लक्ष्यों को देखेंगे और कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे भारत देश में गरीबी को। फिर हम अगली खबर देखेंगे AK-203 राइफल से संबंधित देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कंपनी भारत में आकर यहाँ पर अपना निवेश करेगी और इसका उत्पादन करेगी, इसको देखने का प्रयास करेंगे हम। फिर हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे रक्षा कॉरिडोर को देखेंगे, जिसमें हम सिपरी के बारे में देखने का प्रयास करेंगे कि सिपरी क्या है और भारत की क्या स्थिति है रक्षा क्षेत्र के निर्यात में। और यहाँ पर हम ब्रह्मोस को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर हम दक्षिण चीन सागर को देखने का प्रयास करेंगे और दक्षिण पूर्वी एशिया है उनकी कंट्रीज को देखेंगे जहाँ पर आने वाले समय में जो ब्रह्मोस मिसाइल उसका निर्यात किया जाएगा। फिर उसके बाद हमारी अगली खबर रहेगी जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे इंटरपोल को और देखने का प्रयास करेंगे कि इंटरपोल कौन कौन से जो नोटिस है वो जारी करती है और हाल ही में चर्चा में क्यों बनी हुई है भारत को लेकर। तो इसको भी देखेंगे कि विवाद क्या है भारत और इंटरपोल को लेकर। कौशल विकास से मिटेगी गरीबी, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में किस तरह से भारत एक कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहा है और किस तरह से जो कौशल विकास है वो भारत में जो गरीबी है उसको मिटाने में, रोजगार को बढ़ाने में, बेरोजगारी को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसको आप स्वयं देखिएगा। उसके बाद विमर्श पेज पर वैश्विक अशांति के दौर में प्रतिरोध को पुरस्कार, तो इसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो नोबेल पुरस्कार है वो विवादों में क्यों बना हुआ है और क्यों रूस और यूक्रेन को लेकर इससे संबंधित जो विवाद है उसे भी आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हमारी अगली खबर रहेगी बिजनेस पेज पर जिसपे हम देखने का प्रयास करेंगे कि जो किसान समृद्धि केंद्र है वो क्या है, वो क्या काम करेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक देश एक उर्वरक योजना क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, प्राकृतिक खेती क्या होती है, ई नाम क्या है, इन सबको हम देखने का प्रयास करेंगे इस खबर में। फिर हमारी अगली खबर रहेगी साइंस एंड टेक से संबंधित जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे भारतीय टेलीस्कोप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे संपूर्णानंद नाम का जो टेलीस्कोप है उसको देखेंगे, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, कब शुरुआत किया गया था, उसका काम क्या है। यहाँ पर हम सोलर सिस्टम को भी देख लेंगे। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से नाइजीरिया के मैप का एनालिसिस भी कर लेंगे और देख लेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर हम देखेंगे नाइजीरिया को मैप को। फिर हम देखेंगे कि सिपरी क्या होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश है उनको देखेंगे, साउथ चाइना सी को देखने का प्रयास करेंगे। यहीं पर जो डिफेंस कॉरिडोर की बात की तो डिफेंस कॉरिडोर को भी देखेंगे, यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको देखेंगे, तमिलनाडु में जो डिफेंस कॉरिडोर है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे नैनीताल में जो टेलीस्कोप लगाया गया है उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसकी लोकेशन को देखेंगे। फिर सोलर सिस्टम को देखेंगे जिसके एनालिसिस करने के लिए ये टेलीस्कोप लगाया गया था। फिर हम अब देखेंगे कि किसान सेवा केंद्र क्या है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना क्या है उसको देखेंगे। एक देश एक उर्वरक योजना कब शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है उसको देखेंगे। फिर एक अन्य से इसको अच्छे से फिर समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे ई नाम क्या यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, फिर उसके बेनिफिट्स को देख लेंगे। फिर उसके बाद उसके साइलेंट फीचर्स क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम उसके बाद बेनिफिट्स को देख लेंगे इनाम की। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है वो क्या होती है उसको देखेंगे हम। फिर एक अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे कि जो एग्रीकल्चर है उसमें किस तरह से जो संभावनाएं तलाशी जा सकती है, किस तरह से किसानों की आय है वो बढ़ाई जा सकती है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या होती है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आती है तब जीरो बजट खेती की बात आती है तो उसको देखेंगे जीरो बजट खेती क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर जब जीरो बजट की बात आती है तो उसमें पंचामृत का बात आती है कि पंचामृत क्या होता है तो उसको देख लेंगे हम कि पंचामृत क्या होता है। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे हमारी अगली खबर की इंटरपोल के बारे में देखेंगे। फिर इंटरपोल कौन से नोटिस जारी करता है, नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे इंटरपोल की नोटिस है एक ओवरव्यू में देख लेंगे, जो अभी यहीं पर हम पढ़ेंगे उनको वापस एक इमेज के थ्रू अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम AK-203 राइफल्स को देखने का प्रयास करेंगे, उससे कुछ जीआई फाइल से समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम समझने का प्रयास करेंगे कि निर्धनता क्या होती है। फिर वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो क्या है उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की संरचना कैसी उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम इसी इमेज को एक इंग्लिश भाषा में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जो गरीबी दुष्चक्र है वो क्या होता है उसको देखेंगे।
उसको समझने का प्रयास करेंगे, विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को। फिर उसके बाद देखेंगे कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे एपीएल बीपीएल कार्ड को देखेंगे, मैं आपको देख पा रहे होंगे इमेज को। फिर हम दोनों में अंतर को देख लेंगे एपीएल और बीपीएल में। फिर उसके बाद देखेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखेंगे। फिर उसके बाद एक इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और अंत में हम जिस कंट्री का या जिस लोकेशन की हम बात करेंगे उसको अंत में जाते समय हम गूगल मैप में उसको देखते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे जो न्यूज़ एनालिसिस से। समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर। तो यूएन की रिपोर्ट में दिखा पिछले 1.5 दशक में सरकारों के प्रयास का प्रभाव। तो संयुक्त राष्ट्र के लिए उसके नागरिकों का गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आना समृद्धि की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत ने पिछले 1.5 दशक में इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि पाई है। समृद्धि के लिए साधना के पर्व दीपावली के ठीक पहले जो संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस संदर्भ में देखा गया कि भारत में एक जो सुखद तस्वीर सामने आई है। जो ये रिपोर्ट अभी आई है ये बताती है कि 2005 से 2021 के बीच भारत में 41.5 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से यानी जो बीपीएल है उससे ऊपर आई है। 1.5 दशक की यह उपलब्धि अच्छे भविष्य का आधार बन रही है। अब देखते हैं रिपोर्ट के बारे में। जो रिपोर्ट थी तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये जारी किया जाता है। तो देख लिया कि कौन जारी करता है, तो ये दो संस्थाएं जारी करती हैं। अब रिपोर्ट कहती हैं कि 1.5 दशक में 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ऐतिहासिक है। विश्व में 2030 तक गरीबी में जा रही थी आबादी को संख्या को आधा करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको शुरुआत किया गया था। और भारत ने इस दिशा में जो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं कि जो ये बात तो कह दी इन्होंने, अब चुनौती क्या है। तो देश में गरीबी कम करने की दिशा में बड़ी अभी दूरी तय करनी है, लेकिन अभी चुनौती बाकी है। अभी 22.8 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, जो संख्या के लिहाज से अन्य देशों की तुलना में ज़्यादा है। रिपोर्ट में आशा जताई गई है कि नीतिगत स्तर पर उठाए जा रहे कदम इस दुष्चक्र को तोड़ने में सफल होंगे। 59.3 करोड़ हैं 18 साल से कम उम्र के गरीबी बच्चों की संख्या इन देशों में। 120 करोड़ लोग बेहद गरीबी में जी रहे हैं, अध्ययन में शामिल 111 देशों में। तो ये कुछ आंकड़े बताए हैं। अब यूएनडीपी ने गरीबी उन्मूलन की दिशा में भारत की प्रगति की अनुकरणीय बताया, यानी एक अच्छा बताया उन्होंने। 22.8 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं जीवन यापन। 9.7 करोड़ बच्चे अभी गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए हैं। भारत में 3.4 करोड़ हैं पोषण, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता एवं आवास के पैमाने पर भारत में गरीबी की संख्या। अब यहाँ कुछ आंकड़े बताए हुए। 21.2% देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, 5.5% देश के शहरों में जो गरीबी आबादी उसकी बताई गई है। 19.7% महिला संचालित इतने परिवार गरीब, 15.9% पुरुषों द्वारा संचालित इतने परिवार गरीब। अब यहाँ पर जिन जिन बातों का जिक्र किया उन सबको देखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पहले बात की है एमपीआई की, फिर उसके बाद भी इन्होंने गरीबी रेखा की, फिर सतत विकास लक्ष्यों की बात की है, फिर गरीबी दुष्चक्र की बात की। तो इन सबको देखते हम क्या है। तो पहले निर्धनता को समझते कि निर्धनता है क्या है। तो निर्धनता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति में अक्षम रहता है। अर्थात निर्धनता का तात्पर्य न्यूनतम संसाधनों को भी न जुटा पाना है। निर्धनता सीधे आर्थिक विकास, प्रति व्यक्ति आय, क्रय शक्ति एवं जनसंख्या से जुड़ी है। अब जो हमने बात की थी वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, तो देख लेते हैं कि ये क्या है। तो इसका पूरा नाम क्या है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अर्थात बहुआयामी गरीबी सूचकांक। प्रतिवेदन में बताया गया है कि इसमें गरीब कौन होता है और गरीबी की तीव्रता क्या होती है, इन दोनों पहलुओं पर विचार किया जाता है। किसके अंदर, एमपीआई के अंदर। फिर प्रतिवेदन में गरीबी जो दर जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में वर्णित है तथा गरीबों की जो गरीबी की तीव्रता गरीब लोगों के द्वारा झेली जा रही औसत वंचनाओं के आधार पर आंकलित की गई है। इन दोनों पहलुओं को मिलाकर ही एमपीआई बनाया जाता है। गरीबी के लिए अलग अलग वेट सहित 10 संकेतक बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतकों की 1/3 अथवा
अधिक संकेतकों से वंचित है तो उसे एमपीआई गरीब कहा जाएगा, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहा जाएगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो एमपीआई है वो क्या है। अब हम देखते हैं कि जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसकी संरचना क्या है। तो यहाँ पर 3 आयाम दिखाए हुए इसके, तो गरीबी रेखा के 3 आयाम दिखाए, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और एक है रहन सहन का स्तर कैसा है उनका। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में 2 चीजें ले ली, पोषण ले ली और एक बाल मृत्यु दर को शामिल कर लिया। फिर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में 2 चीजें शामिल कर ली, एक स्कूल शिक्षा के वर्ष, दूसरा है स्कूल में उपस्थिति। फिर उसके बाद रहन सहन का स्तर, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में खाना पकाने में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास और संपत्ति। तो इन पूरे जो आयाम है इन सभी के, अब ये तो 3 आयाम हो जाते, फिर उसके बाद इनको फिर जो अन्य इंडेक्स है उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो इन्हीं के आधार पर जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी को आप जो इंग्लिश भाषा है उसमें देखिए, तो ये हो गए 3 डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। तो इसमें दिखाया गया कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। तो हेल्थ में क्या ले लिया, तो न्यूट्रिशन। अब ये 10 इंडिकेटर्स हो गए, न्यूट्रिशन और एक चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर एजुकेशन की बात करें तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस क्या है। फिर लिविंग स्टैंडर्ड की बात की जाए तो इसमें क्या हो गया, तो कुकिंग फ्यूल क्या है। फिर उसके बाद सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर और एसिड। तो ये इसके अंदर शामिल किए जाते थे 10 इंडिकेटर्स। अब उसके बाद देखते हैं कि जो गरीबी दुष्चक्र है वो क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे इस इमेज से, जैसे कोई आदमी बेरोजगार है। अब बेरोजगारी है तो क्या रहेगा कि आय का कोई साधन नहीं है। अब आय का कोई साधन नहीं है तो आधारभूत आवश्यकता पूरा पाने में वो क्या रहेगा, तो असक्षम रहेगा। अब असक्षम रहेगा तो सीधी सी बात है कि निर्धनता में ही रहना पड़ेगा उसको। अब निर्धनता में रहेगा तो शिक्षा और कौशल की कमी रहेगी। अब इसी से फिर वापिस से चक्र चलता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं गरीबी दुष्चक्र सिद्धांत, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक कड़ी किस तरह से दूसरी कड़ी को प्रभावित करती जा रही है। अब इसी को एक अन्य इमेज से समझिए। मान लीजिए कोई इंसान है, उसमें जैसे माल न्यूट्रिशन है। अब माल न्यूट्रिशन है तो क्या है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी वो कम रहेगी। अब लो प्रोडक्टिविटी रहेगी तो लो जो इनकम है वो लो इनकम रहेगी। अब लो इनकम है तो क्या रहेगा कि लो सेविंग रहेगी। अब लो सेविंग है, दूसरा है कि जब उसके पास आय कम है तो डिमांड कम करेगा, डिमांड कम होगी, सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। अब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर वापस लो प्रोडक्टिविटी होगी। ये पूरी तरह से एक साइकिल चलता रहता है। इसी को बोलते हैं विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का दुष्चक्र। अब हम देख लेते हैं कि गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आर्थिक विकास की गति, यानी गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक और पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आर्थिक विकास की गति को तेज किया जाए। आय की जो असमानता को कम करना है, जनसंख्या नियंत्रण करना है, कृषि विकास है उसको बढ़ावा देना है और रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराना है, भूमि सुधार करना है, ताकि आने वाले समय में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। तो ये कुछ कदम है, इनको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है इनके अंदर। उसके बाद आप इसको देखिए, आप इसको देखकर कुछ अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इमेज किसकी। तो ये राशन कार्ड का दिखाया हुआ इमेज है। इसे आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास कीजिए कि एपीएल का है या बीपीएल का है। उसके बाद देखिए ये एपीएल का दिखाया हुआ है, यानी अबव पावर्टी लाइन। तो ये राशन कार्ड के कुछ इमेज दिखाए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो एपीएल और या बीपीएल है इन दोनों में क्या अंतर हो गया। तो बीपीएल का मतलब हो गया बिलो पावर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल यानी अबव पावर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर वाले। अब इनमें बीपीएल को दिखाया हुआ है कि अर्न लेस देन 15,000 इन हाउस होल्ड इनकम, यानी 15,000 से कम होना हाउस होल्ड इनकम। अब एपीएल में क्या है कि जो इनकम है वो 15,000 से तो ऊपर है लेकिन 1 लाख से नीचे रहे। उसके बाद देखिए कि जो बीपीएल है उसको क्या सुविधा मिलती है, तो गेट फूड ग्रेन एंड फ्यूल ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड एट लोअर रेट। अब इनको बीपीएल को मिल गए। अब एपीएल को देखिए तो गेट सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स एंड फ्यूल एट हायर रेट। तो यहाँ पर लोअर रेट और हायर रेट में इनको चीज़ें मिलती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा रेट नहीं होती कि ये अफोर्ड नहीं कर सके। बस इनसे जो बीपीएल है उनसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अब उसके बाद देखते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की तो उनको देख लेते हैं कि वो क्या है, जिनको आने वाले समय में 2030 तक सभी देशों ने अपना पूरा करने के लिए कमिटमेंट किया है। तो अब जैसे हमने पावर्टी की बात की तो सबसे पहला प्रश्न प्रीलिम्स में ये बन सकता है कि जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अभी चर्चा में रहा, तो जो पावर्टी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसका कौन सा नंबर है, तो पहले नंबर पर आता है यानी नो पावर्टी पे। दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो जीरो हंगर। तीसरे पे क्या आता है, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथे पे क्या आता है, तो क्वालिटी एजुकेशन। पांचवे पे आता है जेंडर इक्वेलिटी। छठे पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवें पे क्या आता है, तो अफोर्डेबल
एंड क्लीन एनर्जी। 8वें पे क्या आता है तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वें पे क्या आता है तो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वें पे क्या आता है तो रिड्यूस इनइक्वलिटीज। 11वां पे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां पे क्या आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 पे क्या आता है तो क्लाइमेट एक्शन। 14 पे आता है लाइफ बिलो वाटर और 15 पे आता है लाइफ ऑन लैंड और 16 पे आता है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और 17 पे आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए कितने 17। अब इसी को एक अन्य इमेज से समझिए तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, वेलबींग, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क, रिड्यूस इनइक्वलिटी। फिर उसके बाद कंजप्शन, क्लाइमेट चेंज, बिलो वाटर जो लाइफ है उसकी बात की गई। तो इस तरह से आप देखने का प्रयास कीजिए इस इमेज से वापस इसमें किन किन चीज़ों की या कौन कौन से जो इंडेक्स है वो शामिल किए गए इसके अंदर। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत में साल के अंत तक शुरू हो जाएगा AK-203 का निर्माण, समझौते पर अमल। तो रूसी कंपनी रोसोबो रोनेक्सपोर्ट ने अमेठी के कोरबा में लगाया है संयुक्त उद्यम। तो कंपनी के महानिदेशक मिक्यू ने कहा कि मेक इन इंडिया को लेकर प्रतिबद्ध हैं। तो भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। रूसी जो कंपनी है उसने ये जानकारी दी है कि रूस की सरकारी कंपनी रोस्टेक स्टेट कॉरपोरेशन की सहायता से जो कंपनी है रोसोबोरोन बोरोनो एक्सपोर्ट ने भारत में इस राइफल के निर्माण के लिए वर्ष 2019 में संयुक्त उद्यम लगाने का समझौता किया था और इसके तहत अमेठी के जिले के कोरा में जो क्लास निकोव असॉल्ट राइफल यानी जो AK राइफल की बात करें उसका शॉर्ट फॉर्म निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाई जाएगी। अब इस AK-203 राइफल्स इसके बारे में देख लेते हैं। तो AK-203 वो AK-200 सीरीज की सबसे घातक व अत्याधुनिक छोटे हथियारों में से माना जाता है। रूस की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद जब रूस पर अमेरिका व पश्चिमी देशों का दबाव बढ़ रहा है तब इस कंपनी के लिए भारतीय बाजार की अहमियत और बढ़ गई है। इसके अलावा ये कंपनी भारत को अपने दूसरे हथियार बेचने का भी प्रयास कर रही है। अब देख लेते हैं कि जो A-203 राइफल्स है तो भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम इस पर चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। तो इसका महत्व है कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए अहम। तो AK-203 असल्ट राइफल्स का भारतीय सुरक्षा एजेंसियों में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सरकार की योजना इसे बड़े पैमाने पर भारतीय एजेंसी को उपलब्ध कराने की है और उन्हें सशक्त करने की है आधुनिक हथियारों से। और इसी से संबंधित ये खबर थी। तो इस तरह से हमें देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भारत और कहाँ पर लगाया जा रहा है इसका उद्यम। अब इस उद्यम के क्या मायने होंगे, तो उद्यम से लगाने से क्या होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा रक्षा के क्षेत्र में, इससे रोजगार बढ़ेगा और इसी से संबंधित जो अन्य जो क्षेत्र है वो भी जो उनको भी लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से हमें इसको देखना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तो ये AK-203 राइफल से उसका इमेज देख लीजिए आप कि किस तरह से इसका जो डिजाइन है वो है। अब देखते हैं अगली खबर को। रक्षा निर्यात में 5 वर्ष में 8 गुना उछाल। तो 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य वर्ष 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अब देखते हैं कि ये खबर चर्चा में क्यों। पहले तो रक्षा निर्यात में भारत के बढ़ते कदमों के पीछे बीते कुछ वर्ष में बनाई गई अहम नीतियां हैं। इनमें स्वदेशी कंपनियों से रक्षा सामग्री की खरीद करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देना और HAL व डिफेंस की अन्य स्वदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन के लिए उठाए गए कदम शामिल है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 रक्षा कॉरिडोर बनाए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी अब कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया ताकि जो रक्षा क्षेत्र है उसको किस तरह से बढ़ाई जा सके उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो सिप्री की बात की तो सिप्री क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की एक करीब 5 वर्ष पुरानी एक रिपोर्ट कहती है कि विश्व की शीर्ष तो रक्षा कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां जिसमें HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड थी। 2015-16 की शीर्ष 100 कंपनियों के रक्षा निर्यात में इन भारतीय कंपनियों की भागीदारी 1.2% है। अभी हम देखेंगे सिप्री क्या है, उससे पहले देख लेते कि चर्चा में क्यों है। उसके बाद देखते हैं कि आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया का सकारात्मक प्रभाव अब रक्षा क्षेत्र में निर्यात पर भी दिख रहा है। अब हम केवल अपने लिए आयुध सामग्री या हथियार जो प्रणालियां उन्हीं को नहीं बना रहे बल्कि दूसरे देशों को भी इनकी बिक्री कर रहे हैं। तो इन्हीं में दक्षिण एशिया देशों में शुरू की गई ये कदम बताती हैं कि अब बढ़ते हुए कदम हमने किस तरह से अफ्रीका तक पहुंचे हैं।
तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि 334% वृद्धि भारत के रक्षा आयात में हुई बीते 5 वर्ष में। 75 से अधिक देशों को भारतीय कंपनियां रक्षा निर्यात कर रही हैं। अब यहाँ पर ब्रह्मोस का जिक्र आएगा कि भारत रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पाद 30 देशों को पहले से बेचता रहा, लेकिन इसी वर्ष की शुरुआत में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए हुए समझौते ने रक्षा निर्यात को नई शक्ति दी है। 33.4 करोड़ में जो डॉलर है फिलीपींस के साथ जो सुपरसोनिक मिसाइल है उसका समझौता हुआ है, और यह दक्षिण चीन सागर में अपने युद्धपोत पर तैनात करेगा। और यह भारत की एक अच्छी रणनीति भी है, ताकि इससे चीन की जो बढ़ती सक्रियताएं हैं दक्षिण पूर्वी दिशा में उसे भी रोक सकेगा, और दक्षिण चीन सागर है उसमें जो चीन की दादागिरी है उसको भी नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, वियतनाम ने भी इस मिसाइल में रुचि दिखाई है, और इसी तरह भारत की जो मिसाइल व अन्य युद्ध उपकरणों में जो देश हैं दूसरे देश उनकी रुचि बढ़ती जा रही है। तो इसी में दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है वो भारत की जो ये सामग्री है इन्हें जो ब्रह्मोस है उसको खरीदने के लिए जो आगे विचार कर रहे हैं। तो देखना है कि भारत आने वाले समय में किस तरह से और जो रक्षा क्षेत्र है उसमें अपने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाता है और किस तरह से और ज़्यादा निर्यात करता है इस क्षेत्र में। अब यहाँ पर जो रक्षा कॉरिडोर की बात की यूपी और तमिलनाडु की उसको देख लेंगे, एक सिपरी की बात की उसको देख लेंगे, और जो यहाँ पर जो बात की दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर की, तो इन सबको देख लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं कि सिपरी क्या है। तो सिपरी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में हुई थी। यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष, युद्ध सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है, और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़े का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंक की सूची में शामिल किया जाता है। अब सिपरी है तो सिपरी की आप साइट पर आकर देख सकते हो और भी अच्छी चीजें आपको जो जानना है। अब यहाँ पर दिखा हुआ कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सिपरी का फुल फॉर्म बता दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर रिसर्च में आकर देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, पीस, सिक्योरिटी से संबंधित अफ्रीका में क्या स्थिति है, एशिया में क्या स्थिति है, उनको देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अन्य चीज़ें जाननी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसने अपनी ईयर बुक कब पब्लिश की थी, उसमें क्या दिया गया था आंकड़े। क्योंकि इस तरह से आप इन साइटों को विजिट कीजिए, आप सिपरी के बारे में यहाँ पर आकर देख सकते हैं। अभी जैसे आप वहाँ पर अभिव्यक्ति के जो पेज है उसमें आप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार है जो उससे संबंधित क्या विवाद है, तो यहाँ पर आप सिपरी का स्टेटमेंट भी देखिए कि क्या जो विवाद चल रहा है उसको देख सकते हैं। सिपरी की जो एयर बुक है 2022 की उसे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि आर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें, तो इस तरह से आप इस साइट का उपयोग कीजिए। अब हम देखते हैं कि जो दक्षिण पूर्व एशिया की हमने बात की तो वो कौन से देश है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे तो इनकी लोकेशन क्या हो गई, तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम, कंबोडिया हो गया, ये मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई क्षेत्र, ये फिलीपींस हो गया है। अब साउथ चाइना सी की बात की थी तो ये साउथ चाइना सी हो गया, ये फिलीपींस हो गया जिसके साथ भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल उसका करार किया है। उसके बाद देखिए फिलीपींस की स्थिति क्या है, तो साउथ चाइना सी और फिलीपींस के बीच में अवस्थित हो जाता है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन हो गया है, ये इंडियन ओशन हो गया, ये ईस्ट टाइमर हो गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो आइसलैंड में जो 10 देश शामिल है वो यही वाले क्षेत्र हैं। अब आप यहाँ पर अन्य देशों को भी देखिए, तो ये चाइना हो गया और इधर ही भारत की जो स्थिति वो अवस्थित है। उसके अलावा आप देखने का प्रयास कीजिए कि किस देश से किसकी सीमा लग रही है, तो इस तरह से आप इसका एनालिसिस कीजिए। अब हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हैं, तो डिफेंस कॉरिडोर में जिस हमने यूपी की बात की थी, तो आप देखिए कि अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, चित्रकूट हो गया, तो इन सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर के तहत। अब जो हमने तमिलनाडु की बात की थी, तो तमिलनाडु में देखिए तो ये होयसर हो गया, ये सेलम हो गया, ये कोयम्बटूर हो गया, ये तिरुचिरापल्ली हो गया और ये चेन्नई हो गया। तो आप देखिए कि इनकी विशेषता क्या क्यों, तो होयसर में क्या हो गया, तो हैवी इंजीनियरिंग हो गई है। फिर कोयम्बटूर में देखिए तो मशीन टूल्स, फिर उसके बाद जनरल एंड हैवी इंजीनियर। फिर तिरुचिरापल्ली में देखिए उसमें देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, फिर बेल, फिर उसके बाद हैवी इंजीनियरिंग। चेन्नई में देखिए तो ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स, फिर उसके बाद देखिए आर्म्ड व्हीकल्स और हैवी इंजीनियर और आईटी है। तो इन सबको जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसे हम डिफेंस कॉरिडोर बोल रहे हैं, यानी जो डिफेंस से संबंधित जो सारे इक्विपमेंट है वो किस तरह एक ही जगह उपलब्ध हो सके, यानी ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अब एक जगह तो उपलब्ध नहीं होंगी, तो अब उनके लिए क्या किया जाए, अब होयसर की कुछ विशेषता होगी, चेन्नई की कुछ विशेषता होगी, तो इन सबको एक लिंक बना ली जाएगा, इन सबको जोड़ के, ताकि जो यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स होगा, यहाँ पर कुछ पार्ट्स होगा, यहाँ पर कुछ पार्ट्स होगा और यहाँ पर कुछ पार्ट्स होंगे, तो इन सबको असेंबल करके
जो डिफेंस है वो बनाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में भारत किस तरह से रक्षा क्षेत्र में और बढ़ोतरी कर सकता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि डिफेंस कॉरिडोर के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरह से आने वाले समय में भारत है वो डिफेंस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ा सकता है, किस तरह से आने वाले समय में भारत इसके थ्रू भारत जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको और कैसे इंक्रीज कर सकता है, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है। इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। अब देखिए दोनों का आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि तमिलनाडु का कॉरिडोर हो गया और ये उत्तर प्रदेश का कॉरिडोर हो गया, जिसमें होयसर, चेन्नई, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली हो गया, इधर अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ हो गया। तो इन सबको जोड़कर ही जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका निर्माण किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने पर इंटरपोल ने दी सफाई। अब इसे किससे जोड़ सकते हैं, तो GS2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से और GS3 इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जोड़कर देख सकते हैं। तो कहा कि किसी भी राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक या नस्ली मामलों में नहीं जारी किया जाता है नोटिस। ऐसा किसका कहना है, तो ये सर इंटरपोल का कहना है। अब इंटरपोल का मतलब क्या हो गया, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कि जो इनका क्या कहना है, तो जो खालिस्तान समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने का जो फैसला है किसने लिया, तो इंटरपोल ने लिया। अब भारत क्यों इसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराना चाहता है, क्योंकि ये खालिस्तान समर्थक है और दूसरा है कि भारत की एकता, अखंडता को चुनौती दे रहा है और दूसरे देश यानी जो पाकिस्तान, जो पंजाब वाला क्षेत्र है उसको एक अन्य देश बनाने की मांग कर रहा है। तो इसलिए भारत ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कहा था, लेकिन इंटरपोल ने मना कर दिया। अब इंटरपोल का क्या कहना है, तो उनका कहना है कि जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल के पास कुछ नियम और कायदे हैं, इसके तहत किसी भी राजनीतिक, सैनिक, धार्मिक या नस्ली मामले में ये नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, ऐसा इंटरपोल के अपने नियम हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। तो सीख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरबंत सिंह पन्नू को आतंकरोधी कानून की धाराओं के तहत आतंकवादी घोषित करने और NIA द्वारा उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत से भगोड़ा घोषित किए जाने पर भारत ने इंटरपोल से उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन लगभग 1 साल के इंतजार के बाद इंटरपोल ने भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया। तो ये वजह थी चर्चा में बना हुआ। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में भी देख लिया कि जो गुरबतवंत सिंह पन्नू कौन है और भारत के लिए ये खतरा क्यों बना हुआ, ये भी देख लिया। अब हम इंटरपोल के बारे में देखते हैं और जो नोटिस जारी कौन कौन से करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इंटरपोल यानी इंटरपोल के फुल फॉर्म को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरपोल के द्वारा जारी नोटिस कौन से, तो इंटरपोल द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध है। तो नोटिस के प्रकार कितने, तो इंटरपोल द्वारा मुख्यतः 7 प्रकार के नोटिस जारी किए जाते हैं। अब जो हमने रेड नोटिस की बात की, तो पहले देखते हैं कि जो रेड नोटिस क्या है। तो ये नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने, गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है, ताकि उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा सके। उसके बाद अब अन्य को देख लीजिए, महत्वपूर्ण हमारा रेड नोटिस था तो उसको देख लिया। अब हम अन्य को भी देख लेते हैं कि और कौन से नोटिस है। तो येलो नोटिस क्या है, तो लापता नाबालिगों की खोज या उन व्यक्ति को पहचान करने जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ है में मदद के लिए उपयोग किया जाता है। ब्लैक नोटिस क्या है, तो अज्ञात शवों की जानकारी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन नोटिस क्या है, तो किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा माना जाता है। फिर ऑरेंज नोटिस क्या है, तो किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिए जो ऑरेंज नोटिस है वो जारी किया जाता है। पर्पल नोटिस क्या है, तो अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों या उनके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इसका नोटिस जारी किया जाता है पर्पल। ब्लू नोटिस क्या है, तो ये नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है। फिर है इंटरपोल संयुक्त राष्ट्र परिषद विशेष नोटिस, उन समूह और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो समूह या व्यक्ति UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रतिबंधों के अधीन है। तो इस तरह से हमने देख लिया।
अभी इसी का एक अन्य इमेज देखिए, इंटरपोल की जो नोटिस है, तो लाल क्या हो गया, तो वांछित अपराधी के लिए पीला नोटिस, तो लापता व्यक्ति के लिए नीला, अतिरिक्त जानकारी के लिए काला, अज्ञात लाश या जो शव है उनकी पहचान के लिए हरा, चेतावनी के लिए नारंगी, बम की सूचना के लिए, और बैंगनी अपराधी का तरीका जानने के लिए ये नोटिस जारी की जाती है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। 3.25 लाख हाथ दुकानें बनेगी किसान समृद्धि केंद्र। तो इसे हम इंडियन इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, स्कीम रिलेटेड टू वल्नरेबल सेक्शन से जोड़कर देख सकते हैं। तो पहले प्रधानमंत्री जी ने जो उर्वरक योजना है उनकी शुरुआत की, जिसमें एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना है, उसका शुभारंभ करते हुए ये इमेज दिखाया गया 17 अक्टूबर को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कल उन्होंने क्या किया। तो देश भर में सोमवार से 3.25 लाख से अधिक फर्टिलाइजर दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने का अभियान शुरू किया गया है। यहाँ अभी सिर्फ खाद ही नहीं मिलेगी, बल्कि बीज, कृषि उपकरण और मिट्टी के परीक्षण के साथ खेती से जुड़ी हर जानकारी भी प्राप्त होगी। यानी जो पहले क्या काम किया जाता था, पहले खाद मिलता था, अब उसके साथ क्या मिलेगा, तो बीज है, कृषि उपकरण है, मिट्टी के परीक्षण के साथ ही अन्य जो संबंधित जानकारी है वो सब दी जाएगी। और इसी मौके पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने जो 600 ऐसे केंद्रों की शुरुआत भी की है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सुधार है वो है फर्टिलाइजर की मल्टी ब्रांडिंग की जगह एक देश एक उर्वरक की योजना को भी लागू किया गया है। और देश में एक ही भारत ब्रांड से सभी जो खाद है वो बिकेंगी। अब उन्होंने यहाँ पर कुछ जिक्र भी किया है कि जो कृषि है उससे संबंधित चुनौतियाँ क्या है। तो छोटी होती जोत और जलवायु परिवर्तन का भी किया जिक्र। तो कृषि क्षेत्र में लगातार छोटी होती जोत की चुनौतियों का भी जिक्र किया है मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि देश में 85% छोटे किसान हैं और समय के साथ परिवार के विस्तार से जमीन का टुकड़ा लगातार छोटा होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर यह है कि आने वाले समय में जो बारिश है वो थम नहीं रही है, अभी जैसा चल ही रहा है। उसके अलावा जो प्राकृतिक प्रकोप है वो जारी है। प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता खराब होने से भी समस्याएं बढ़ रही हैं। और अब इन सबके विपरीत स्थितियों में पैदावार बढ़ाने के लिए खेती में वैज्ञानिक पद्धतियां हैं और जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको खुले मन से अपनाना होगा। सिंचाई का आधुनिक प्रणाली से गन्ने की खेती करनी होगी। तो ये सब किसने कहा, तो ये मोदी जी ने अपने जो संबोधन है उसमें इन सब बातों का जिक्र किया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि चुनौतियों से निपटने का एकमात्र रास्ता है प्राकृतिक खेती। तो मोदी जी ने कहा कि भविष्य की चुनौतियों के समाधान का एक अहम रास्ता प्राकृतिक खेती है। तकनीक के उपयोग से खेत और बाजार की दूरी को कम कर रही है। ई नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत दुनिया के 10 देशों में शामिल हो चुका है। कृषि निर्यात की दर 18% पहुंच गई है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके हमारे जो स्टार्टअप है उस नए युग में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से मोदी जी ने यहाँ पर इन बातों का जिक्र किया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर और किसकी बात की, तो 8 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी। अब देख लेते कि यहाँ पर इन योजनाओं का जिक्र किया है। तो एक बात की है किसान समृद्धि केंद्र की, प्राकृतिक खेती की, ई नाम की, एक देश एक उर्वरक योजना की और किसान सम्मान निधि योजना की। तो इनको देखते हैं कि ये क्या है। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि ये क्या है। तो किसान सेवा केंद्र। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर केवल पहले क्या खाद ही मिलता था, अब उसके साथ यहाँ पर हर चीज मिलेगी। आपको यहाँ पर बीज मिलेगा, कृषि उपकरण से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है वो सब यहाँ पर मिलेगा आपको। उसके अलावा जो खेती से संबंधित और कुछ परीक्षण कराना है मिट्टी का, वो भी आप सभी को यहाँ पर मिलेगी। तो अब इनको अपडेट किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कृषि है उसमें और किस तरह से नवाचार किया जा सके, किसान है उनकी आय को बढ़ाया जा सके। तो आप देख पा रहे होंगे ये इमेज एक गाँव में दिखाई गई है। तो ये कहाँ की है, ये दिखाई गई है नवलखा की दिखाई गई है। तो इस तरह से आप देखिए इसको। अब जो बात की है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसको शुरू कब किया गया था, तो वर्ष 2022 में। इसके लाभार्थी कौन है, तो देश के लघु एवं सीमांत किसान नागरिक इसके लाभार्थी। उद्देश्य क्या है, तो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, ये इससे संबंधित उद्देश्य है। इसकी वेबसाइट पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो www.pmkisan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो खाद है उसमें दिखाया गया कि जैसे भारत एमओपी है, उसके बाद भारत डीएपी है, भारत एनपीके है। तो इन सब के सामने क्या लगा है, तो भारत भारत भारत। तो एक तरह से अब ये किसी कंपनी के ब्रांड से नहीं बिकेंगी, केवल
एक ही ब्रांड रहेगा इनका, क्या है, भारत। अब यहाँ पर आप MOP है, DAP है, जो भी है वो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भारतीय जन उर्वरक परियोजना, उसके बाद लिख रखा है नीचे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह से आप देखिए इसको। अब देखते हैं हम कि जो एक देश एक उर्वरक योजना क्या है, तो कब शुरू की गई है, तो इसको शुरू किया गया है 2022 में। और किसने शुरू की, तो केंद्र सरकार ने। किस तरह की योजना की श्रेणी में रखा जाएगा, तो केंद्रीय योजना में रखा जाएगा। लॉन्च की गई है, तो किसके तहत लॉन्च की गई है, तो प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत लॉन्च की गई है। लाभार्थी कौन है, तो देश के सभी किसान। उद्देश्य क्या है, तो उर्वरक खाद को बाजार में एक ही ब्रांड, भारत ब्रांड के नाम से बेचा जाना है, तो ये उसके उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपने देख लिया अभी। अब फिर से देखिए, तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या हो गया, तो सेल फर्टिलाइजर अंडर अ सिंगल ब्रांड नेम ऑफ भारत। भारत यूरिया, भारत DAP, भारत MOP एंड भारत NPK रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर वही चीज कहने जा रहा है वापस कि भारत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक ये परियोजना, तो इसके तहत शुरू की गई है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। अब हम देखते हैं कि जो ई नाम का जिक्र किया तो वो क्या है, तो उसका फुल फॉर्म देखिए, तो नेशनल, यानी ई से क्या गया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और नेम का तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए आप, तो हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य है कि जो मार्केटिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, उसके बाद है कि मूल्य स्थिरता उसको सुनिश्चित करना, और जो किसानों और व्यापारियों के बीच में जो सूचना विषमता होती थी या जो सूचना की जो कमी रहती थी उसको दूर करना, और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देना है, जो क्वालिटी प्रोडक्ट है उनको किस तरह से और प्रमोट किया जा सके, ये इसके उद्देश्य हैं। अब हम इसकी जो ई नेम है इसकी विशेषताओं को देख लेते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि जो कृषि वस्तु हैं उनके लिए यूनिफाइड जो सिंगल नेशनल मार्केट है उसको बनाना, यानी जो एकल राष्ट्रीय बाजार है उसका निर्माण करना है। जो व्यापारी हैं उनके लिए क्या करना है, तो सिंगल लाइसेंस से वो उपलब्ध कराना है। दूसरा है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा जो व्यापारियों और खरीदारियों की जो उदार लाइसेंस व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करना है। दूसरा है कि राज्य भर में बाजार शुल्क की एकल बिंदु वसूली को करना है, यानी सिंगल पॉइंट लेवी है उसको बनाना। इस सब की विशेषता है। तो इस तरह से आप देखिए इसकी आने वाले समय में किस तरह से सिंगल नेशनल मार्केट है उसको बनाएगी। सिंगल लाइसेंस की बात की गई है, लिबरल लाइसेंसिंग, सिंगल पॉइंट लेवी। तो ये एक तरह से जो भारत है उसमें एक नेशनल मार्केट का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके अलावा आप देखिए इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो इससे ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड, एक्सेस टू मोर मार्केट्स, क्विक पेमेंट्स, उसके अलावा रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन प्राइसेस। तो इस तरह से आप देखिए कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ से व्यापारी है और किसान आपस में जुड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि जो बिचौली है उनका अंत होगा, जिससे जो प्राइस है उसको भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। पारदर्शिता है उसको भी बरकरार रखेगी और पारदर्शिता को बढ़ाएगी, भ्रष्टाचार को कम करेगी, और जो पेमेंट्स है वो भी क्यूक होगा। दूसरा है कि इससे डिजिटल इंडिया को भी मदद मिलेगी ताकि जो कैश है और जो ऑनलाइन पेमेंट्स है उसको बढ़ावा दिया जा सके। दूसरा है कि इससे किसानों को आधुनिकीकरण में भी मदद मिलेगी, वो नई टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो स्मार्ट खेती है वो क्या होती है, तो इस इमेज से आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ पर क्या चीज़ें दिख रही होगी, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो डाटा है एनालिसिस है, जो टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रोन है, किस तरह से जो मिट्टी है उसका परीक्षण किया जा सकता है कि उसमें किन पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है, तो उसके अनुसार खाद है उसका इस्तेमाल किया जा सके। उसके अलावा आप एक इमेज को देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पशुपालन हो रहा है, मुर्गी पालन हो रहा है, यहाँ पर जो किसान है वो तरह तरह की खेती कर रहे हैं, कोई बागवानी कर रहा है, कोई अन्य तरह की खेती कर रहा है। तो अब जैसे हम बात करते हैं कि जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, फसल विविधता की बात करते हैं, तो क्या होगी कि जो फसल है वो मिश्रित फसल उगाना, यानी आप मान लीजिए सोयाबीन है तो सोयाबीन के साथ हम मक्का उगा दें, तो ये जो फसल है वो विविधता हो जाती है, यानी जो क्रॉप रोटेशन यानी समय के साथ बदलते रहना। अब जब हम कृषि विविधता की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप फसल तो लगा रहे और उसके साथ पशुपालन कीजिए या अन्य कृषि कीजिए, जैसे बागवानी हो गई और मत्स्य पालन हो गया, यानी जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है उनको बढ़ाइए ताकि आप फसल पर ही डिपेंड ना रह सके। जैसे अभी उत्तर भारत में जैसे अभी बारिश हुई बेमौसम, तो उसकी वजह से क्या होगी, जो फसल बर्बाद होगी किसानों की। अब उनके पास अगर फसल के अलावा अगर अन्य आय का स्रोत नहीं होगा तो उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तब इससे रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सके, तो इसके लिए उपाय होता है कि आप पशुपालन कीजिए, मत्स्य पालन कीजिए, बागवानी कीजिए, तो इनमें से जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी फसल बर्बाद होती है तो आप पशुपालन से अपनी
आय हो उसको जनरेट करते रहेंगी। तो इस तरह से देखना है कि जो कृषि विविधीकरण और फसल विविधीकरण दोनों में क्या मूल अंतर होता है। अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो क्या है, तो आप यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि इधर वर्मी कंपोस्ट हो गया, इधर मेन्यूर्स हो गए यानी खाद हो गए, एक ग्रीन लिप मेन्यूर्स हो गए यानी जो पत्तियां हैं उनसे खाद बनाना, क्रॉप रोटेशन करना, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, बायो फर्टिलाइजर है उनका निर्माण करना। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी जो केमिकल है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी आप पशुपालन करें तो पशुपालन से आपको जो गोबर है वो मिल गया, उसके आप गोबर मिला, जो मलमूत्र है पशुओं का उनसे आपने क्या बनाया, तो उससे आपने खाद बनाया, कौन सा, तो ऑर्गेनिक खाद बनाया। तब आपको फर्टिलाइजर है जो यूरिया है इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने स्वयं अपना खाद निर्माण किया है। उसके अलावा आप देखिए कि इसका इस्तेमाल आपने खेतों में किया। तो इस तरह से जो रोटेशन है चलता रहता है। अब ये जब इसकी बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आती है जीरो बजट खेती की बात आती है। तो जीरो बजट यानी बिना किसी खर्च और खरीद के खेती करना। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि यहाँ पर आपके साथ आपके पास पशु भी है, खेती भी है और अन्य चीजें भी है। अब आप इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं कि आपको बाहर से कोई चीज खरीदनी नहीं पड़े। तो इसी को बोलते हैं कि बिना खर्च और जो बिना किसी चीज की बाहर से यूरिया या फर्टिलाइजर खरीदे हुए आपको खेती करना, तो इसी को बोलते हैं जीरो बजट यानी बिना कोई खर्च करना। अब इसमें केमिकल, कीटनाशकों और उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका लक्ष्य क्या है, तो लोन पर निर्भरता कम करना और लागत को घटाना ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अब वो खर्च यानी अगर वो बिना कोई खर्च करके ही आमदनी पा रहे हैं तो इससे तो अच्छा है ना कि उनकी जो आय है वो बढ़ भी सकेगी। अब ये कहाँ पे प्रयोग किया गया है जीरो बजट का, तो यहाँ पर दिखा हुआ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें प्रयोग जारी है। अब इसमें क्या शामिल किया जाता है, तो मिट्टी को घास पात या पलवार से ढकना और स्ट्रो से धरती को ढकना, अंतर फसल यानी इंटरक्रॉपिंग करना, मिश्रित फसलों की खेती है उसको बढ़ावा देना, ये सब इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब जब हम जीरो बजट खेती की बात करते हैं तो उसमें ही पंचामृत उसका जिक्र भी होता है। तो अब इस पंचामृत को देखिए, तो सबसे पहले आता है जीवामृत यानी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को बढ़ाना, बीजामृत यानी फंगस और मिट्टी से होने वाली बीमारियों से नई जड़ों की रक्षा करना, आच्छादन यानी खरपतवार की वृद्धि को रोकने और नमी बनाए रखने के लिए पौधों को ढकना, वापसा यानी सिंचाई की जरूरत कम करने हेतु प्रोत्साहन देना, इंटरक्रॉपिंग यानी एक फसल के साथ दूसरी फसल को उगाना। तो ये जीरो बजट की जब बात होती है तब पंचामृत का जिक्र होता है। तो वो जो 5 बातें हैं उनका जिक्र कर दिया हमने, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा और इंटरक्रॉपिंग। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। उपलब्धियों के अनंत आकाश में 50 वर्ष से जगमगा रहा है भारतीय टेलीस्कोप। तो कौन से भारतीय टेलीस्कोप की बात की, तो यहाँ पर जो संपूर्णानंद टेलीस्कोप उसकी बात की गई। तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जो 1972 में इस दूरबीन को मनोरा पीक नैनीताल में स्थापित किया गया था। पूर्वी जर्मनी से इसके उपकरण आयात किए गए थे और इसके निर्माण में 15 लाख रुपए का खर्चा आया था। इसे स्थापित करने में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद का विशेष योगदान रहा और इसी के नाम पर इसका नाम संपूर्णानंद टेलीस्कोप रखा गया है। 1990 में इसको अपग्रेडेशन किया गया था। स्टार क्लस्टर अरुण यानी यूरेनस व शनि ग्रहों के बाहरी छल्लों बाइनरी स्टार के साथ अनेक ग्रहों नक्षत्रों के ऑब्जर्वेशन में संपूर्णानंद दूरबीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इससे संबंधित हमें ये छोटी सी खबर देखनी थी क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, उससे संबंधित हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो टेलीस्कोप है उसका इमेज दिखाया गया है और ये दिखाया गया है नैनीताल जो पहाड़ी है वहाँ की चोटी पर किस तरह से जो एरिस का कार्यालय है वो काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम इससे संबंधित जो खबर है उसको देख लेते हैं कि नैनीताल कहाँ पर है। तो आप देख पा रहे होंगे ये उत्तराखंड का मैप हो गया है। तो आप देखने का प्रयास कीजिए, ये नैनीताल वाला जो लोकेशन वो अवस्थित हो जाती है। तो आप देखिए कि नेशनल हाईवे 87 की किस दिशा में आता है, तो पश्चिम दिशा में पड़ता है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अन्य चीज़ों को, तो ये हरिद्वार दिख रहा होगा, कौन से हाईवे पे पड़ रहा है, तो नेशनल हाईवे 87 पर पड़ रहा है। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए आप किसकी सीमा किससे लग रही है। किस तरह से हमें जो लोकेशन है वो देखनी थी किसकी, नैनीताल की महत्वपूर्ण। आप सोलर सिस्टम की बात की तो देखिए ये एस्ट्रॉयड बेल हो गया, ये यूरेनस नेपच्यून हो गया जिसका जिक्र किया है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये कुपियर बेल्ट हो गया, ये कॉमेट्स हो गई। ये और भी चीज़ों को देखिए, प्लेटो जिसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सोलर सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर पर, तो इसका स्वयं आप एनालिसिस कीजिए बस। नाइजीरिया में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 603 हुई है। अब देख लेते हैं, हम नाइजीरिया के मैप का एनालिसिस कर लेते हैं।
तो ये नाइजीरिया का मैप हो गया। तो आप नाइजीरिया को देखिए, इसकी सीमा किससे लग रही है, तो इधर बेनिन से लग रही है, इधर नाइजर से लग रही है, इधर चाड से इसकी सीमा लग रही है, उधर कैमरून से इसकी सीमा लग रही है। इसके दक्षिण में क्या आ गया, तो अटलांटिक ओशन आ गया या गल्फ ऑफ गिना शामिल हो गई। इसकी राजधानी क्या होगी, तो इसकी राजधानी हो जाती अबुजा, इसकी राजधानी होगी। इससे महत्वपूर्ण नदी कौन सी निकल रही है, तो नाइजर नदी इससे होकर निकलती है। नाइजर नदी पर कौन सा रिजर्वेयर है, तो केंजान रिजर्वेयर अवस्थित है। उसके अलावा देखिए इसकी सहायक नदी कौन सी होगी, तो कडुना रिवर्स होगी। अब नाइजर नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, तो बेन्यू रिवर्स इसमें आकर मिलती है। ये आगे बढ़ती हैं और इसी के जो पश्चिम की साइड है उस साइड देखिए आप, इधर बेनिन सिटी अवस्थित है। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेनिन और बेनिन सिटी दोनों में फर्क है। ये बेनिन देश हो गया और बेनिन सिटी हो गई है किसकी, नाइजर की। उसके अलावा आप देखिए, माफ कीजिए मैं नाइजीरिया का बात कर रहा हूँ, मैं नाइजर जिक्र कर रहा हूँ बार बार। आप देखिए कि नाइजर कहाँ, जो नाइजर रिवर है कहाँ जाकर गिर रही है, तो अटलांटिक ओशन या गल्फ ऑफ गोइना में जाकर गिर रही है। उसके अलावा आप देखिए इससे संबंधित कुछ शहर को, तो ये लागोस हो गया, ये पोर्ट हरकोर्ट हो गया है। उसके अलावा आप देखिए तो इबादान हो गया है, एक कड़ूना हो गया, ये कानू हो गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो लेक चाड इसके किस दिशा में अवस्थित है, तो उत्तर पूर्व की दिशा में अवस्थित है। तो यहाँ से कौन सी नदी आ रही है, तो कोमा दुगा रिवर्स आ रही है। किस में जाकर मिलती है, कड़ूना रिवर्स में मिलती है, और कड़ूना नाइजर रिवर्स में जाकर मिल जाती है। यंकारी नेशनल पार्क किसी से संबंधित है, कोमो सिटी हो गई है। उसके अलावा आप और भी चीज़ों को देखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। हमारा एनालिसिस तो यही समाप्त होता है। अब हम गूगल मैप पे इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया है। अब हम देख लेते हैं किसको, नाइजीरिया को, जिसकी हमने बात की। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसकी सीमा किससे लग रही, तो इधर नाइजर हो गया, इधर बेनिन हो गया, इधर कैमरून हो गया और इधर चाड हो गया। अब आप यहाँ पर लेक चाड है उसको देखने का प्रयास कीजिए कि किन देशों से उसकी सीमा लग रही है। तो आप देख पा रहे होंगे ये लेक चाड होगी, किससे सीमा लगी, कैमरून से, और जो चाड देशों से इसकी सीमा लग रही है। उसके अलावा आप देखिए इसकी राजधानी क्या होगी, तो अबुजा इसकी राजधानी हो जाती है। नाइजर रिवर्स को आप देखिए, तो ये नाइजर रिवर्स हो गई। और ये कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो ये बेन्यू रिवर्स इसमें आकर मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए ये कौन सी रिवर्स हो गई है, ये आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे, तो ये कड़ूना रिवर्स हो गई, जिसमें किसमें जाकर मिल रही थी, नाइजर रिवर्स में जाकर मिल रही है। अब आप देखिए यहाँ पर एक केंज लेक नेशनल पार्क हो गया, यहीं पर नाइजर रिवर से उसमें जो हमने अभी बात की थी केंज रिजर्वियर, तो वो अवस्थित है, उसी के किनारे ये नेशनल पार्क है, ये अवस्थित है। इसके अलावा आप इसकी सिटी को देखिए, तो कानू हो गया। और इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेक चार्ट से कौन सी रिवर से निकल रही थी, अभी सामने देखा था अभी। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ लेक चार्ट है, यहाँ से जो कड़ूगा रिवर से वो निकलती है और किस में जाकर मिल जाती हैं, तो फिर अंत में जाके वो नाइजर नदी, नाइजर रिवर से उसमें जाकर मिल जाती हैं। अब इसका आप फिजिकल मैप को देखिए, आप फिजिकल मैप में देख पा रहे होंगे, तो ये नाइजर रिवर हो गई है, बेन्यू रिवर्स हो गई है, अबूजा हो गई है। और इधर आप ऊपर देखिए तो ये सहारा वाला यानी उपसहारा वाला क्षेत्र आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो लोकेशन है वो कैसी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि नीचे ग्रीनरी आती है, ऊपर जो आपको जो कलर है उसमें चेंज दिख रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि इक्वेटर के पास भी होता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो बारिश होती है उसकी वजह से जो ग्रीनरी है और जो फॉरेस्ट है वो अवस्थित है, इसकी वजह से आप कलर भी इसका चेंज देख पा रहे होंगे। आप देखिए नीचे गल्फ ऑफ गोयना हो गई है। तो इस तरह से हमें जो नाइजीरिया उसके मैप को देखना है। अब हम चलते हैं नैनीताल। तो आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड, तो इसको देखिए कि इसकी सीमा किससे लग रही है, तो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा आप देखिए कि इधर जो चंडीगढ़ आ गया, इधर देखिए आप उत्तराखंड आ गए, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश आ गया है। इधर देखिए आप पंजाब हरियाणा है। तो हमारा जो मेन फोकस था किस पे था, तो नैनीताल है। तो नैनीताल को देखते हैं। देखिए कि नैनीताल की स्थिति क्या हो गई, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस साइड में आ जाता है ये, तो उत्तराखंड के दक्षिणी साइड में अवस्थित हो जाता है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर अन्य चीज़ों को, हम नैनीताल से संबंधित कुछ इमेज को देखते हैं और समझते हैं नैनीताल को। आप यहाँ पर इमेज को देखिए कि कितनी खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है हिमालय की। आप देखिए कि कितने खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। आपको भी कभी समय मिले तो जरूर घूमने जाइए। देखिए आप यहाँ पर लोकेशनों को, लेटेस्ट इमेज देखिए आप, किस तरह से सैलानी है वो यहाँ पर आकर जो आनंद है लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का।
नैनीताल हिमालय की वादियों में किस तरह से बसा हुआ है। दृश्य को देखने का प्रयास कीजिए, आप यहाँ पर समझिए। माना वक्त हो गया है, नैनीताल किस तरह से ये पर्यटन दिल ये सख्त हो गया है, संसाधनों के लिहाज से यहाँ के लोगों की फिर भी तुझको चाहता है, गलत है क्या? यहाँ पर आप आवाज़ देखिए लोगों का कि किस तरह से यहाँ पर तो बसावट है लोगों की, वो किस तरह से हुई है। तो घूम के तो यहाँ जाएगी। पर आप देख पा रहे होंगे, तो अब ये है, तो यहाँ पर आप बायोडाइवर्सिटी को भी लिंक करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो जैव विविधता है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जैव विविधता भी जो है अच्छी खासी मात्रा में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक आवास है उनके अनुकूल रहेगा। अब हमने वहाँ पर एरिस की बात की थी, यानी उसका फुल फॉर्म क्या आ गया, तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस। यहाँ पर अभी जो टेलीस्कोप है उसके हम बात कर रहे थे, तो आप देखिए ये एरिस के लोकेशन को देखने का प्रयास कीजिए, तो ये नैनीताल में अवस्थित है। आप देख पा रहे होंगे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, यहाँ पर नैनीताल उत्तराखंड इंडिया, तो इसकी लोकेशन को दिखाया हुआ है। तो ये साइंस है उसके क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो अपनी निभाता है। इससे संबंधित कुछ वीडियो को देखिए आप। अब इसकी फिजिकल मैप को देखने का प्रयास कीजिए ऊपर से। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी लोकेशन को देखिए ऊपर से। किस तरह से ये हिमालय की जो क्षेत्र है उसमें बसा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि पहाड़ी के क्षेत्र पर बसा हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा अलाउ नहीं है जूम करना। आप देख पा रहे होंगे कि इसके ऊपर से कितनी अच्छी खूबसूरत लोकेशन दिख रही है आपको। आप देखिए कि इसके साइड से कितनी जो रिवर्स है वो निकल रही हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इस साइड में आप। इस तरह से हमें जो लोकेशन है उनको गूगल मैप में भी देखना था। तो हमारा जो विश्लेषण है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।